जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा जो सीरीज चल रहा था सोशल साइंस का सिंपल पेपर को डिस्कशन करने का, उसका आज हम सेट टू डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि वोमेन इन राजस्थान कैरी वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बाय बैलेंसिंग डेस ऑन देयर हेड्स। तो मतलब जो राजस्थान की महिलाएं, ठीक है, बहुत दूरों से क्या करते हैं कि जो पानी लेके आते हैं तो अपने सर पे क्या रख के आते थे, ठीक है, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बना के वो पानी लेके आते हैं। तो ऑप्शन है ड्रम से, फिर मटका से, वेसल से या बकेट है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, लगाओ जल्दी। ठीक है, फटाक से आंसर को लगाना है और देखना है अपना स्कोर कितना हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर कि वो क्या करते हैं कि बाय बैलेंसिंग मटकास ऑन देयर हेड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, नेम द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट इज क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज को हम अगर अपने मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सप्लोइट कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कौन सा इकोलॉजिकल ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आने का चांसेस है। तो एक देखिए, ग्लोबल वार्मिंग आता है, यस जरूर आता है, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी होता है। तो मतलब सारे के सारे आंसर हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 3 में देखो दिया गया है, एक पिक्चर दिया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये जो फोटो है ये किसका है पूछा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही पिक्चर है। अगर देखोगे ये तो कहीं कोई बंदा है जो क्या कर रहा है कि इधर से उसका कुछ चिट्ठियाँ विट्ठियाँ इधर से, मतलब कुछ कागज में कुछ लिखा है और वो गिर रहा है, और एक डंडा पकड़ के ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे शॉट भी है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नेपोलियन को यहाँ पे दिखाया गया है। ऑप्शन ए, नेपोलियन इज हैर इज रिप्रेजेंटेड एज पोस्टमैन, या फिर सोल्जर की तरह दिखाया गया है, या फिर एक टॉर्च बियरर है, या फिर एक हार्बिंगर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेपोलियन को यहाँ पे इस पिक्चर में कैसे दिखाया गया है, एज ए पोस्टमैन की तरह। ठीक है, जैसे वो चल रहा है और उसके नीचे से जो बैग है उसमें से चिट्ठियाँ गिर रहा है। ओके, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लगा क्या होगा। सवाल है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर व्हिच डज नॉट लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ कास्ट हायरार्की। ठीक है, ये थोड़ा हाई ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछ दिया, इसको थोड़ा अच्छी तरह से सोच के लगाना है। सवाल का मतलब ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्या नहीं करता है, डज नॉट लीड कहा है, ठीक है, नहीं करता है, क्या नहीं करता है कि कास्ट हायरार्की को ब्रेक डाउन नहीं करता है। ठीक है, मतलब कास्ट हायरार्की मतलब आप ऐसे सोचिए कि जैसे मान लो कोई भी एक कास्ट है जो सबसे ऊपर है, जैसे मान लो हम कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है, जो सोसाइटी में जिसको माना जाता है। फिर उसके नीचे इस तरह से जो कास्ट, जो हायरार्की, इसी को कहा जाता है लेयर बाय लेयर जो कास्ट है। सबसे नीचे से दलित हो गए। तो ये जो कास्ट हायरार्की को कौन नहीं तोड़ता है, इनमें से कौन सा, उसको हमें लगाना है आंसर। ठीक है, तो देखो मतलब आप ऐसे एक बेसिक से आइडिया लगा लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन को देख के हमें ये नहीं पता लगेगा कि जिससे कि कास्ट जो वो है, मतलब कास्ट हायरार्की, मतलब जो कास्ट सिस्टम, वो और स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में है कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है जो अलग अलग लोग अलग अलग तरह का जॉब करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो कोई भी एक, पहले क्या होता था कि जो ऑक्यूपेशन वो कास्ट के हिसाब से जब होता था, लेकिन अगर आज देखोगे आप कि कोई भी एक ब्राह्मण कास्ट का भी लड़का है, लेकिन उसको अगर अच्छे, जैसे मान लो कोई एक अच्छा जूते का कंपनी पारागॉन है, तो उसमें अगर उसको नौकरी मिल जाता है, अच्छा खासा सैलरी है, तो क्या करेगा, उसमें चला जाएगा और वहाँ पे जूते बनवाएगा। तो मतलब पहले क्या होता था, जूते बनाना तो एक सर्टन कास्ट के लोग ही करते थे। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन की वजह से कास्ट हायरार्की टूटता है, ना कि रिजिड होके जैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि जब शहरों का डेवलपमेंट होता है तो शहरों में कास्ट को नहीं देखा जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक अब अगर आप देखोगे कि शहरों में कास्ट पता ही नहीं चलता। ठीक है, आपको पड़ोस भी पता नहीं होगा, कि हालांकि पता होगा, लेकिन काफ़ी जो बड़े बड़े शहरों में आपके जो पड़ोसी है उनको भी नहीं पता होगा उनका कास्ट क्या है, वो और वो कहाँ से हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा, इससे कास्ट स्ट्रॉन्ग और नहीं होता है। फिर ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, अगर किसी को लिटरेसी और एजुकेशन को बढ़ाया जाए, मतलब एजुकेशन दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि कास्ट हायरार्की ब्रेकडाउन होता है कि नहीं। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आता है। तो अगर हाँ, ऑप्शन डी में क्या लिखा है देखो, रिलीजियस टीचिंग्स, अगर हम किसी को धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो ये होगा ना, इससे कास्ट हायरार्की बढ़ेगा, है कि नहीं, कि धर्म के बारे में पढ़ाओ। धर्म, तो धर्म जहाँ पे घुसेगा तो वहाँ पे कास्टिज्म भी अच्छी तरह से ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रिलीजियस टीचिंग्स।
चलो आगे सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कुछ अरेंज करने के लिए बताया गया है। देखते हैं क्या है। अच्छा, पहले ऑप्शन बोल रहा है कि सीक्वेंस में इसको लगाना है कि, और पहला ऑप्शन है कि ये जो हमारा, 1 सेकेंड। अच्छा ये, हाँ, पहला ऑप्शन देखो कि आयरन इज मेल्टेड, पहले आयरन को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन ऐड की जाती है, स्लाग इससे निकाला जाता है, फिर अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, यस ये वाला सबसे पहले होगा, क्योंकि हमें आयरन और से आयरन जो निकालने के लिए हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए जो प्लांट्स में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक नंबर पे। तो 2i पहला होना चाहिए। 2i देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से में शुरुआत में है। तो ये देखो, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ये होंगे, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, आई भी या फिर आई शुरुआत नहीं होगा। फिर पहले हम रॉ मटेरियल लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पीग आयरन, तो ये तो बाद की बात है। फिर मोल्टन मटेरियल इज पोर इनटू कॉल्ड पीग्स। अच्छा ये देखते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आयरन ओर को मेल्ट की जाता है, किया जाता है, लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है, तो पहले होगा 2i, फिर होगा ये नंबर होगा 2 नंबर पे, सेकंड सीक्वेंस में आएगा। फिर उससे हम क्या करेंगे कि जो ये पीग आयरन बनता है उससे हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि आयरन और मेल्ट होने के बाद ये आई भी आएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया 3। तो अब देख लीजिए, पहले 2i फिर आई, देख लेते हैं 2i ये दोनों में है। एनसीआर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देखते हैं। मैंने कहा कि इतने में हो मतलब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2i है, फिर आई भी यहाँ पे भी है, तो अब देखते हैं कि 3i आएगा या फिर आई भी आएगा, ये इसको देखना है। तो देखो 3i में कहा है कि पीग आयरन इज फार्दर प्यूरिफाइड, मतलब उसको और आगे प्यूरिफाई किया जाता है, लेकिन पीग आयरन तो अब तक बना नहीं है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पिग आयरन बनाएंगे, तो मोल्टन मटेरियल इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स, उसके बाद पिग आयरन को हम और प्यूरिफाई करके उसमें से जो स्टील बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आएगा आई भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आई होप हमने समझा होगा ये वाला। फिर देखो रिपेमेंट ऑफ लोन, जो 6 नंबर का सवाल है। रिपेमेंट ऑफ लोन इज डिपेंडेंट ऑन, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है लोन का रिपेमेंट। तो इस, और ये चांसेस ऑफ विनिंग गैम्बल ये नहीं होगा, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं होता है, 21 दिन में पैसा डबल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है यहाँ पे रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए। तो विनिंग बेट वेट के लिए नहीं। तो अगर आप इन मतलब कोई भी लोन लिए हैं और उसको लौटाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, आपके पास इनकम होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। फिर 7 नंबर को मैच मैच ऑफ द फॉलोइंग देखो क्या है। पूछा है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। ठीक है, ये हम कल के क्लास में डिस्कशन किए थे कि बिना पैसों का अगर हम सामान को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ए का हो गया 3i। फिर अगर आप देखो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ओके याद है ना, जो दो तरह का सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, एक होता है इनफॉर्मल, दूसरा होता है फॉर्मल, है कि नहीं। इनफॉर्मल में आप मनी लेंडर ले लीजिए, रिलेटिव, सास ससुराल, घर वाले, ये होते हैं सब इनफॉर्मल। ठीक है, साहूकार, जमींदार। लेकिन फॉर्मल में बैंक वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से ग्रामीण बैंक सी का लगाओ 2i के साथ, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ग्रामीण बैंक पहले कहीं का मतलब बांग्लादेश नहीं शुरू हुआ था। ठीक है, ग्रामीण बैंक का शुरुआत बांग्लादेश से हुआ था। हालांकि ईयर नहीं पूछेगा, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दो, 1983 में हुआ था। और उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है, वो करेंसी होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 3i, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन लगा लेंगे। ओके, ये आंसर नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन लगाना है आपको। तो मैंने यहाँ पे मैच करवा दिया, बाकी आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और तो हमको तो पता है कि पहले आपको ये डिफरेंस आना चाहिए कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है। कन्वेंशनल वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिस एनर्जी को या फिर जिस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बहुत टाइम से, पुराने ज़माने से हम उसको इस्तेमाल कर करके आ रहे हैं अब तक, उसी को हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे फायरवुड हो गया, कोल हो गया, मतलब लकड़ी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे, इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, ये सारे के सारे किस में आएंगे, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो वाले जो होते हैं जो अभी अभी नए नए शुरुआत में है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, या फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, या फिर जियोथर्मल एनर्जी, गोबर गैस प्लांट। ठीक है, तो ये सारे के सारे ओके। तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम तो ये ए का लगा देंगे, आई भी। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा दूसरा पेज इसलिए नहीं हो रहा है।
तो एक आई भी, अब देख लीजिए एक आई भी कहाँ कहाँ पे है, एक आई भी इसमें भी है, बी में भी है, डी में भी है, ठीक है, ले भाई साहब सी में भी है। ओके, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद बी, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बी का 3 आई पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 आई पेट्रोलियम। ओके, तो बी का 3 आई किस में है, बी का यहाँ पे आई है तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे बी का 3 आई, तो सिर्फ बचा सी और डी। आगे देखते हैं, मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कौन है जो अवेलेबल है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो चला जा भाई, ये देखो यहाँ पे कौन होगा, ये आई में जो लिखा है कोल, ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट एविडेंटली फॉसिल फ्यूल ये कोल है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि द मोस्ट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ ऐसा क्या मिलता है जो काफ़ी क्लीन होता है, ठीक है, क्लीन एनर्जी, तो वो हो जाएगा हमारा नेचुरल गैस, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी ये वाला होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का सवाल पूछा है कि लिटरेसी रेट महिलाओं में कितनी थी भारत में, अगर हम बात करें 2001 की जनगणना की, ठीक है, 2001 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितनी थी वोमेनों की, मतलब महिलाओं की लिटरेसी रेट, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 54% था, ठीक है। ओके, फिर ये वाला सवाल पूछा है कहाँ से, ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से सवाल है। 50% ऑफ वर्कर्स इन बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री 1911, तो 1911 में जो बॉम्बे में कॉटन इंडस्ट्री में 50% से ज़्यादा जो काम करने वाले वर्कर्स वो कहाँ से आते थे, कौन से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आते थे। अब अगर ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे आंसर लिखा है, तो ऑप्शन डी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे, ठीक है, उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये हालांकि एक सब टॉपिक भी है, व्हेयर डिड द वर्कर्स कॉम फ्रॉम, ठीक है, ये वाला अब देख देख लोगे बुक किताब में। फिर एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस टेक्निकल टेंशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ये भी सही है। पहला चैप्टर है पॉलिटिका पावर शेयरिंग से कुछ सवाल पूछ रहा है। बेल्जियम में भी एथनिकल टेंशन था और श्रीलंका में भी एथनिकल टेंशन था, लेकिन बेल्जियम ने बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया, पावर को शेयर किया, जबकि श्रीलंका वाले नहीं किए, उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया, सिर्फ एक ही जो सिंघला कम्युनिटी थे बुद्धिज्म वाले लोग, उन्हीं की बात को माना गया, जबकि तमिल्स या फिर जो मतलब सिंघला से नहीं बोलते थे उनके बारे में कुछ खास कदम नहीं नहीं लिया गया, ठीक है। तो दैट्स वाई एक टेंशन क्रिएट हुआ था, मतलब सिविल वार भी हो गया था। तो ऑप्शन ए मतलब एजर्सन तो सही है। और आगे देखते हैं, बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय ए पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, अब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोथ लगा दी। अरे भाई सिर्फ बेल्जियम ने ही पावर को शेयर किया था, जबकि श्रीलंका ने नहीं किया था, है कि नहीं। तो हमको मिल गया आंसर कि ए मतलब एजर्सन सही है, जबकि आर गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिर 12th कोई मैच ऑफ द फॉलोइंग देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसको होगा इसका आंसर ये, हाँ ये 2 आई होगा, ए का 2 आई। देखो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो लोग खुद पीपल देमसेल्फ, ठीक है, फॉर्म बाय पीपल देमसेल्फ, खुद लोग अपने आप मिलके बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, कोऑपरेटिव। तो ए का हो गया 2 आई। और कैश रिजर्व रेशियो सी को देख लो, बी को अभी के लिए छोड़ दो। कैश रिजर्व रेशियो मैंने बताया था आपको कि बैंक अपना टोटल डिपॉजिट का 15% अपने पास खुद रखता है, ये वाला आई भी हो जाएगा उसका, सी का आई भी। ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। ओके, तो ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो। फिर हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये क्या होता है, ये हो जाएगा डी का आई हो जाएगा, ए लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोअर्स इज यूज टू रिपे द लोन, ठीक है। अगर आप अपने इनकम का बहुत बड़ा अमाउंट या फिर बहुत बड़ा पोर्शन आप क्या कर रहे हैं, रीपे में खत्म हो रहा है, मतलब आप जो लोन लिए हैं उसको रीपे करने के लिए इस्तेमाल करें, तो हम कह सकते हैं उस तरह का बोरोइंग को हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। फिर क्रेडिट मनी बचा कौन, ये वाला फ्यूचर मॉनेटरी क्लेम अगेंस्ट इंडिविजुअल दैट कैन बी यूज टू बाई गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, मतलब किसी से अगर हम क्रेडिट में पैसा लेते हैं तो फ्यूचर में उसको देने के लिए, आपको याद है अगर आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड भी होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। तो मतलब आप बैंक वाला आपको एक ऐसा कार्ड देगा जिसके हिसाब से आप एक महीने में उसका एक लिमिट होता है, वो तो अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, अपने कितना पैसा अपने अकाउंट में मतलब रखते हैं, या फिर वो मतलब कितना पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और उस क्रेडिट कार्ड में मतलब बैंक वाला आपको भरोसे में देता है कि भाई तू ले, महीने में 1 लाख खर्च कर सकता है, ठीक है।
और तो मतलब फ्यूचर वो क्या करता है, फिर अगले महीने वो पैसा आपसे अकाउंट से काट लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से आप लगा लीजिए ऑप्शन। अच्छा, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा फाइंड आउट व्हिच स्टेट कैन बी रिगार्डेड इज द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ द थ्री। इनमें से कौन सा स्टेट सबसे डेवलप्ड है। अच्छा देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया गया है क्राइटेरिया डेवलपमेंट को मापने के लिए, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हालांकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही हम किसी कंट्री को डेवलप या फिर किसी स्टेट को डेवलप नहीं कह सकते, उसका अदर इंडिकेटर भी होता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, एचडीआई, और यूएनडीपी क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर कैपिटा इनकम दिया गया है, तो उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो इन तीन जो स्टेट है, हरियाणा, केरल और बिहार में, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम 2,36,000 ये वाला है, तो सबसे ज़्यादा इसका है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है, मतलब डेवलप्ड स्टेट हम कह सकते हैं वो है ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है, फिर 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एसएचजी जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, जो गांव में होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है, जैसे किसके रिगार्डिंग, सेविंग्स या फिर लोन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। तो आप देखिए, सरकार तो यहाँ पर उसका कुछ रोल होता नहीं है। ग्रुप लीडर्स, हालांकि ग्रुप लीडर हर एक एसएचजी में एक सेक्रेटरी होते हैं, एक प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट, यहाँ पे एनजीओ का कुछ काम नहीं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो ग्रुप लीडर होते हैं या फिर ग्रुप मेंबर्स होते हैं। देखो, ग्रुप मेंबर ही लेते हैं, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि भाई ग्रुप में ज़्यादा से 10 से 15 या फिर 10 से 12 लोग ही होते हैं, तो ये बैठ के सब मिलके क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ग्रुप लीडर हालांकि अदर काम में वो काम आते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन सब मिलके लेते हैं, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर हमें ओड वन आउट निकालना है, ये सेक्टर के हिसाब से दिया गया है। फार्मर हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर का, टूरिस्ट गाइड सॉरी, ये टेरिशरी सेक्टर, वाशरमैन जो हमें क्या करता है, सर्विस देता है, तो ये भी टेरिशरी सेक्टर में। टेलर वाले भी जो हमें सर्विस देते हैं, ये भी टेरिशरी सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं फार्मर इसका अलग होगा, तो ऑप्शन 15 नंबर का आई कहाँ पे, सी में है। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। तो आगे देखिए, यहाँ पे कुछ मैंगनीज का प्रोडक्शन का दिया गया है स्टेट, और उसका परसेंटेज दिया गया है। 2016-17 का डाटा है। आंध्र प्रदेश 10%, मध्य प्रदेश 27%, कर्नाटका 11%, उड़ीसा 25%, महाराष्ट्र 25%। तो ये टोटल मतलब कितने स्टेट मैंगनीज को प्रोड्यूस करते हैं, उनका शेयर कितना है। अब सवाल पूछा है कि चूज द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर ऑफ मैंगनीज प्रोडक्शन। तो ओड वन आउट को निकालना है हमें। पहले उड़ीसा देखते हैं। उड़ीसा ए, इसका कितना है, उड़ीसा का 25% है। महाराष्ट्र का कितना है, महाराष्ट्र भी 25 है। मध्य प्रदेश का कितना है, मध्य प्रदेश 27 है। आंध्र प्रदेश को देख लो, ये 10% है। आपको पता लग गया होगा कि ऑड कौन सा होगा, ये वाला। रीजन, क्योंकि ये तीनों देखो लगभग थोड़ा बहुत इक्वल है कि नहीं। ये 27, ये 25, दोनों आसपास ही है, लेकिन जबकि आंध्र प्रदेश काफी उनसे नीचे है, तो दैट्स वाई आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है शायद, हाँ। यहाँ पे बोल रहा है कि श्याम जो है वो एक छोटा सा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, और वो लोन लेता है। ठीक है, टू के लोन टू मेट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन होपिंग दैट देयर वुड बी ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, मतलब कि अच्छा खेत मतलब अच्छी तरह से खेती होगा, प्रोडक्शन होगा, इसकी आशा में उसने क्या किया कि लोन ले लिया, लेकिन वो नहीं रीपे कर पाया। और फिर हार्वेस्ट क्यों रीपे नहीं कर पाया, क्योंकि जो प्रोडक्शन वो फेल हो गया, हार्वेस्ट फेल हो गया, और वो रीपे नहीं कर पाया। फिर अगले साल वो क्या करता है कि लोन ले लेता है, इस आशा में कि मैं इस साल अगर अच्छा पैदावार हुआ और प्रोडक्शन हुआ तो मैं लोन रीपे कर दूंगा। बट इस साल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए ही हैज नो ऑप्शन, उसके पास और कुछ नहीं बचता। तो क्योंकि क्रॉप अच्छा नहीं हुआ तो लोन उसने रीपे नहीं कर पाया, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसलिए उसने अपना ज़मीन का एक हिस्सा बेच के लोन चुका दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखो तो यहाँ पे लोन या फिर क्रेडिट उसको हेल्प करने की वजह से श्याम को उसकी कंडीशन को और भी बुरा कर दिया। ठीक है, तो ये किस तरह का सिचुएशन है। ठीक है, आप तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इस तरह का सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप कहते हैं। ठीक है, डेब्ट ट्रैप। तो देख लो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है, बिस्किट है, और ये शर्ट है। तो बिस्किट के लिए इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब बिस्किट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है।
आटा चाहिए, फ्लोर चाहिए, चीनी चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स में फ्लोर आ गया, शुगर आ गया, ऑयल आ गया। तो उसी तरह से शर्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो, शर्ट बनने के लिए यान चाहिए, यस, क्लॉथ, क्लॉथ भी चाहिए, कपड़े चाहिए, मशीन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे भी स्वेइंग मशीन है, यहाँ पे भी स्वेइंग मशीन है। अब देखो, तीनों में मशीन आ रहा है, जबकि यहाँ पे बिस्किट बनाने के लिए भी मशीन की जरूरत होता है। अरे कढ़ाई तो जरूरत होगा ना छानने के लिए, है कि नहीं? या फिर जो बड़े बड़े कंपनियां बनाते हैं वहाँ पे तो मशीन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मशीन का जिक्र नहीं है, और अगर देखोगे तो तीनों में मशीन की जिक्र है, सिर्फ एक में नहीं है। तो ये यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा शर्ट बनाने के लिए? यान चाहिए, फैब्रिक चाहिए, और बटन चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, ये काफी कंफ्यूजिंग सवाल है, आप ध्यान से इसको देखना है। फिर 19 नंबर का सवाल लगाओ। देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री के री इंटरप्रिटेशन के मामले में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अच्छा, देखते हैं। तो इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट, इंडियंस क्या करते थे? उन्होंने शुरू किया पास्ट की तरफ देखना, और इंडिया का ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में, ठीक है। हाँ, ये तो सही है। और मेनी प्रोमिनेंट राइटर्स रोड अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स, ये भी सही है। ओके, शायद प्रिंट कल्चर से सवाल है, या नहीं तो नेशनलिज्म इन इंडिया का जो लास्ट वाला जो सब टॉपिक है, ठीक है, उसमें से सवाल पूछा गया है। अच्छा, वो बोल रहा है कि जो इंडियंस थे वो पास्ट की तरफ देखने लगे, कि देखो इंडिया पास्ट में कितना बेहतर था, और हमारा जो ग्लोरियस एंशियंट टाइम था उनके बारे में लोग चर्चा करने लगे, और काफ़ी सारे पोइट जो राइटर्स हैं उनके बारे में लिखने लगे। चलो, 1 और 2 तो सही है, लेकिन ये पूछा है कि कौन सा गलत है। इंडियंस ने देखा, किनको देखा भाई? ब्रिटिशर को। चश्मा लगा के? नहीं, ऐसे ही देखा होगा। एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। अरे भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये बात ब्रिटिशर इंडियंस की जगह पे ब्रिटिशर होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि ब्रिटिशर को लगता था कि वो बहुत पावरफुल है, उनके बहुत टैलेंट हैं, ठीक है, भगवान ने उन्हीं को भेजा है हमको रूल करने के लिए, तो इसलिए वो इंडियंस को बैकवर्ड समझते थे, प्रिमिटिव, खुद को शासन नहीं कर सकते, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन इंडियंस कोई ब्रिटिशर के बारे में ऐसा नहीं सोचते, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा गलत। और ये पूछा भी है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो 3 कहाँ पे? देखो, ओनली 3, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी पार्टी क्या दिया है बीजेपी भाई? 20 नंबर का सवाल देखो, लास्ट सवाल हमारा। डेज इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बीजेपी कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशन हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बीजेपी का जो आइडियोलॉजी पूछा है, भारतीय जनता पार्टी, आपको कमेंट में बताना है कब बना था इंडियन, मतलब सॉरी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो इसका आइडियोलॉजी पूछा है, ठीक है। तो इसका आइडियोलॉजी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक है, पुराने एंशियंट कल्चर से जो वैल्यूज, ठीक है, जो उनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको उठाना है, और उसी के हिसाब से देश को रूल करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, दैट इज कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कल्चरल नेशनलिज्म, या फिर हम वहाँ पे हिंदुत्व भी किताब में लिखा गया है, तो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, और तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ओके, चलो आज आप कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा होगा तो आपको ढूंढ के लिखना है। ओके, चलो देखो भाई, 1 मार्क ईच, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। और ये सारे के सारे सवाल आपको देख के ही पता लग गया होगा, प्रिंट कल्चर से उठाया है मैंने, ठीक है। इस सवाल को आपको क्या करना है, अगर आता है तो अपने कॉपी में लिखना है, और नहीं आता है तो ढूंढ के लिखना है, ठीक है। और ये काफ़ी चांसेस है एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि बाय दी बाय हम इसको डिस्कशन भी करेंगे सैम्पल पेपर में, लेकिन आपको ये सारे के सारे आज का होमवर्क करके रखना है, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो लिख के भेजना है, मैं उसको वेरीफाई करूँगा। तो देखो, व्हाट इज़ कैलीग्राफी? कैलीग्राफी क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, ये ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं। ओके, और आगे देखो, हाउ बुक्स आर प्रिंटेड इन चाइना सिंस एडी 1590, सॉरी 594। तो इसमें बुक्स को चाइना में कैसे किताबें प्रिंट की जाती है, आपको याद है? वो जो वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको लिखना है ये। और व्हेन हैज हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन जापान एंड बाय whom? तो जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में कब इंट्रोड्यूस हुआ, आपको याद आ रहा है कुछ कुछ? और कुछ गए थे बुद्धिस्ट मिशनरीज, ठीक है, उन्होंने जाके किया था इंट्रोड्यूस वहाँ पे। फिर उसके बाद हुई सिटी ऑफ चाइना बिकेम द हाउ ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, ये तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा,
आपको खुद ढूंढना है डी का। ओके, एक सेकंड, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लीजिए जी भाई साहब। तो विच सिटी ऑफ चाइना बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, तो इसका आंसर आपको लगाना है, आंसर मैं नहीं बताऊंगा। विच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक्स ऑफ जापान इन द एंड द राइट द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो। यहाँ पे दो सवाल है, आपको दोनों लिखना है। जापान का सबसे जो ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है उसका नाम क्या है। ओके, कुछ डायमंड जैसा था, ठीक है, नहीं बताऊंगा आगे, डायमंड जैसा कुछ था। और टोक्यो का नाम ये भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वन लाइनर है। फिर हु ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू यूरोप, या फिर इटली। ठीक है, कुछ हिंट्स दे रहा हूँ मैं आपको। इटली से एक बंदा गया था घूमने के लिए, ठीक है, इटली से एक बंदा गया था घूमने के लिए, कहाँ, चाइना गया था। ठीक है, चाइना में काफ़ी साल रहा था, और उन चाइना वालों से उन्होंने जो वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी था प्रिंट करने का उसको सीखा, फिर वो वापस आया था इटली या फिर यूरोप, और यूरोप वालों को सिखाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इनमें से किसने मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, दो सवाल हैं। पहले उसने कौन सा बंदा था जिसने मॉडर्न प्रेस को इन्वेंट किया, ठीक है, याद आ रहा है कुछ। अरे वो जो था, जो ऑलिव प्रेस को देख के, ठीक है, सीखा था, ठीक, नहीं बताऊंगा। और पहला किताब उसने क्या लिखा था, ठीक है। और हिंट्स दे रहा हूँ, ये कोई एक धर्म का, कोई एक रिलीजन का काफ़ी फेमस किताब है, जैसे हमारा गीता है, पुराण है, उस तरह से। फिर प्लेटन क्या होते हैं, ठीक है, ये प्लेटन क्या होते हैं, किताब में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट इज प्लेटन। कह रहा हूँ कि ये इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ये जो प्रिंटिंग प्रेस होता था पुराने ज़माने में उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता था। फिर बैलार्ड क्या होते हैं, इसको आपको लिखना है। फिर टेवेंस क्या होते हैं, व्हाट वेयर टेवेंस, ठीक है, जहाँ पे लोग, एक हिंट दे रहा हूँ, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है, यूरोप में अलग कंट्रीज में, उनको टेवेंस कहा जाता था। फिर मार्टिन लूथर ने 1517 में कुछ लिखा था, उनका नाम क्या था, ठीक है, उन्होंने एक थेसिस लिखा था, उसके बारे में आपको लिखना है 1517 में। और व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर किसने बोला था प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द एंड ए ग्रेटेस्ट वन, ये वाला सवाल भी आपको करना है। हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, किसने बोला था ये। ओके, फिर व्हाट वाज इंक्विजिशन, इंक्विजिशन क्या है, याद है कुछ इंक्विजिशन के बारे में। अरे वो चर्च वालों का एक जो कोर्ट होता था ना, उससे रिलेटेड कुछ है, ठीक, अब देख लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हेरेटिकल, हेरेटिकल का मतलब क्या है, एक उस तरह का हेट स्पीच है जो धर्म के, मतलब मेनली चर्च के खिलाफ, या जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे उनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है। फिर हु वाज एरस्मस, ये बंदा कौन था, ठीक है। एंड व्हाट वाज ए चाप बुक, चाप बुक क्या होता था, तो काफ़ी सस्ते जो पॉकेट किताब, पॉकेट बुक इस तरह का कुछ होता था। फिर व्हाट वेयर बिलोथिक ब्लू, ठीक है, जो मतलब चाबुक जैसा ही था, लेकिन ये फ्रांस में था, और इसका जो कवर था वो ब्लू ब्लू कलर का होता था, ठीक है। अब ब्लू है कुछ पानी पानी, ऐसे गाना भी था। ओके, ये देख लेंगे आप। सारे के सारे बहुत आसान सवाल है, अगर आप अच्छी तरह से प्रिंट कल्चर पढ़े हैं तो ये आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो पहले आपको ढूंढना है आंसर, दैट्स व्हाई मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। व्हेन इज द पेपर बैक एडिशन ऑफ बुक्स इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, कब आया था, एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ठीक है। तो उस तरह से जो पेपर बैक वाला एडिशन आया किताबों का, वरना पहले पहले बड़ा डिजाइन करते थे उसकी जो कवर को। ओके, और क्यों आया था आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि अगर डाउट हो कोई भी सवाल इनमें से तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लियर करवा दूंगा। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलमानक, ये क्या होता है, ये क्या बंदा है या फिर बंदी है या क्या है, इसको आपको लिखना है, ठीक। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं और नहीं है। ओके, तो ये था सेट 2 का हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सवाल अच्छे से आए होंगे, और फिर मिलेंगे सेट 3 में। ओके, कोई अगर क्वेरीज होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो इसको, रिलेटिव दोस्त जो भी इस साल 10th बोर्ड एग्ज़ाम देगा। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।